नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। तारमें स्टडी के इस दमदार एप्लीकेशन में आप सभी का स्वागत। आजो भी फटाफट और शुरुआत करते हैं आगे। कोशिका वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, उसकी बात करेंगे हम। चलिए फिर शुरुआत करें। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ रहे थे जी, है ना। लव यू, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सभी का स्वागत भाई, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम संगठन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन देखें अगर, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन देखें। देखो, दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन में सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन के बाद फॉस्फोलिपिड, डीएनए, आरएनए। आरएनए और डीएनए। प्रोटीन है दोस्तों 65 से 70%। फॉस्फोलिपिड, लिपिड का मतलब वसा होता है यहां पर, ठीक है ना। लिपिड का मतलब वसा, तो वसा है लगभग 25%। प्रोटीन सबसे ज्यादा है, जैसे हरित लवक में भी प्रोटीन सबसे ज्यादा था। आरएनए 0.5%। और डीएनए कुछ मात्रा में, इसकी फिक्स नहीं है, लेकिन आरएनए से ज्यादा है। कुछ मात्रा में डीएनए भी पाया जाता है। ये हो गया रासायनिक संगठन। इसके बाद अगर हम बात करें दो तीन पॉइंटों की, मैं बात करता हूं, इसको इधर ले आते हैं। देखिए, सबसे पहली एक चीज तो ये ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त अंग है।
माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्त अंग होता है। अर्ध स्वायत्त का मतलब क्या है? अर्ध का मतलब हेमी, स्वायत्त का मतलब हेमी ऑटोनोमस, मतलब जिसमें स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। जिनमें स्वतः जनन की क्षमता हो उसको अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आधा तो खुद ही, ध्यान रखना, तैयार हो जाता है अपने आप में। अर्ध स्वायत्त का मतलब जिसके पास खुद का डीएनए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है ना? तो अगर हमसे पूछे अर्ध स्वायत्त अंग जिसमें स्वतः जनन की क्षमता, खुद ही जनन करने की क्षमता हो जिसको, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। एक देखो, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर कोशिका वाला कोशिका के अंदर कोशिका वाला कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर कोशिका वाला है, मतलब एक सेल के अंदर दूसरी सेल है, ऐसा कोशिकांग एकमात्र माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अपन को तो ये पूछ ले, कोशिका के अंदर कोशिका वाला कोशिकांग कौन सा है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए, इधर मैं बात करता हूं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना से संबंधित। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना या स्ट्रक्चर की बात करें, चलो। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में तीन नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्रिस्टी, दूसरा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसको अधात्री बोलते हैं, तीसरा F1 कण जिसको ऑक्सीसोम बोलते हैं। देखिए, तीन नाम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, रोशन आर्मी। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी होती है भीतरी झिल्ली में अंगुली नुमा संरचना। भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी दो झिल्ली से ढका हुआ है, ये तो हमने पीछे पढ़ा है, डबल मेम्ब्रेन वाला है। तो एक तो बाहर झिल्ली होती है, एक अंदर झिल्ली होती है। अंदर की तरफ अंगुली जैसी संरचनाएं होती है, उसको F1 कण कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेल के समान
जेल होता है ना, सर में लगाते हैं बालों में, जेल के समान प्रोटीन युक्त द्रव्य है। जेल के समान प्रोटीन युक्त द्रव होता है। अब आते हैं F1 कण। इसमें दो सवाल आपको पूछेगा। देखो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, पीछे हम हरित लवक पढ़ के आए हैं ताजा ही। हरित लवक में जो F1 कण थे उसको हमने क्वांटासोम बोला था। अंगुली नुमा का मतलब है अंगुली के जैसी। हरित लवक में जो कण है उसको क्वांटासोम, और माइट्रोकॉन्ड्रिया में कण होते हैं उसको ऑक्सीसोम। अब आपको ऐसे पूछ सकता है ऑक्सीसोम किसमें पाया जाता है? ठीक है, मोती धोलिया। भाई बायोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है। जेल नहीं होता, जेल अनूप गुजर, जेल होता ना चिपचिपा सा, सर में जेल लगाते उसके जैसा पदार्थ है। तो अगर हमसे पूछ ले ऑक्सीसोम किस में पाया जाता है तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये कहे क्वांटासोम किस में पाया जाता है तो हरित लवक में। इनका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन से होता है। फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन से होता है। एक ध्यान रखना, इसमें एटीपी सिंथेटिक एंजाइम पाए जाते हैं। एटीपी सिंथेटिक एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। यह है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में तीन नाम, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, अधात्री, F1 कण। देखो, हरित लवक में जो तरल द्रव होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में तरल द्रव होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब पढ़ो, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहां कंप्लीट होता है। चले आगे। इसके बाद ये तो हो गए डबल मेम्ब्रेन वाले दो सेल ऑर्गन, दोहरी झिल्ली वाले दो ही है, एक हरित लवक एक माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों हो गए। बायोलॉजी के बाद देखो हम प्रकाश संश्लेषण है, पारिस्थितिकी है, वर्गीकरण है, ये वाले चैप्टर लेंगे भी। ठीक है, ये तो हो गए डबल मेम्ब्रेन वाले। अब हम बात करेंगे एकल झिल्ली वाले कोशिकाओं।
एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गन, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अंतःप्रदवी जालिका की। सबसे फर्स्ट जो लेंगे वो कोशिकांग लेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ईआर। ईआर का पूरा नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है इंग्लिश में। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गन में पहला सेल ऑर्गन मैंने लिया अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने करी? अंतःप्रदवी जालिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? अंतःप्रदवी जालिका को किसने खोजा, और जिसने खोज किया ना उसी ने नाम दिया, खोज व नाम दिया। ये दोनों काम दोस्तों एक ही वैज्ञानिक ने किया है, अलग अलग नहीं है। जिसने खोज किया उसी ने अंतःप्रदवी जालिका नाम दिया, और वो वैज्ञानिक है पोर्टर। कौन है जी? पोर्टर है। दूसरा सवाल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर कहां पर पाया जाता है? स्थान पूछ ले इसका, इसकी जगह पूछ ले तो ये केंद्रक के पास, केंद्रक के नजदीक पाए जाते हैं, केंद्रक के पास में पाए जाते हैं। चलो, इसके बाद अगला है इसका काम। अंतःप्रदवी जालिका का कार्य क्या है? इसका पहला काम कोशिका का अंतः कंकाल बनाना। मतलब अंदर का जो ढांचा है ना कोशिका का, वो कंकाल, भाई देखने में यूं कंकाल सा लगता है। देखो, इस तरीके की संरचना होती है इसकी। ये न्यूक्लियस है, इसके पास में होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से ये दोनों तरफ होते हैं ऐसे, इस तरीके। तो ऐसा लगता है जैसे कोई कंकाल है, तो ये अंतः कंकाल बनाता है। इसके अलावा केंद्रक व कोशिका झिल्ली, केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थों के आवागमन हेतु
मार्ग प्रदान करना। भाई केंद्रक होता है अंदर की तरफ, कोशिका झिल्ली बाहर है, वहां से कोई पदार्थ अगर केंद्रक के पास जा रहा है तो उसको एक रास्ता देने का काम इसी ईआर का है, ये ध्यान रखना है। चलें आगे। अब इसके काम के आधार पर ही दोस्तों इसके अन्य नाम पढ़े हैं। देखो इसके अन्य नाम, इसको किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम में देखो, पहला इसको कोशिका का कंकाल बोलते हैं। कंकाल मतलब स्केल्टन। दूसरा इसको कोशिका का आंतरिक परिवहन अंग बोलते हैं। आंतरिक परिवहन अंग। कोशिका का आंतरिक परिवहन अंग बोला जाता है इसको, क्योंकि अंदर ये परिवहन ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। चलो एक बार इसको पढ़ो, फिर ईआर भी दो टाइप की है, वो भी मैं आपको बताता हूं एक एक करके। हरित लवक किससे कहते हैं? धीरज पिछली क्लास पढ़ गया मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक। धीरज सिंह पिछली क्लास पढ़ गया हो, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अब दोस्तों बात करेंगे अंतःप्रदवी जालिका के प्रकार। इसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोस्तों दो टाइप की होती है अंतःप्रदवी जालिका। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक तो होता है RER और एक होता है SER। अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है। देखो आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रफ। रफ का मतलब होता है खुरदरी। और एस का मतलब है स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकनी। ईआर का मतलब अभी आपने बताया था, ईआर तो अभी बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो धीरज सिंह मैं क्या कह रहा हूं, काफी देर से पूछ रहा है, मैं कह रहा हूं कल की क्लास पढ़ गया। हरित लवक अब पूछ रहा है कल पढ़ लिया था। काफी देर से पूछ रहा हूं, बार बार वही कमेंट। मैंने तेरे नाम देकर तेरा जवाब भी दिया है कि कल की क्लास पढ़ गया, हरित लवक कल पढ़ा दिया है।
आज कौन सा हरित लवक पढ़ रहे हैं? कल की क्लास पढ़ो, जाके पीछे बैग जाओ, एक बार कंटेंट में जाओ और पिछली क्लास में हरित लवक पढ़ा रखा है, उसको पढ़ गया हो। पता ही नहीं है, बस ऐसे ही उठ के आ गए कि कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है पता ही नहीं। हरित लवक क्या है? हरित लवक तो पढ़ लिया है, अब पूछ रहा है क्या है। पाचन तंत्र पढ़ लिया कि पाचन क्या है, वो बात होगी। देखिए यहां पर दोस्तों आर है, आर फॉर राइबोसोम, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम उपस्थित है इसमें। तो आर फॉर राइबोसोम याद रखना। कार्य की अगर बात करें तो जहां पर राइबोसोम लिखा हुआ आ गया, तो राइबोसोम तो प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण करने का काम है, जबकि यहां राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम अनुपस्थित है। तो जब यहां राइबोसोम नहीं है तो फिर यहां काम क्या होगा जी? काम तो होगा, लेकिन काम क्या होगा? तो देखो यहां नाम लिखा है एस, एस फॉर स्टीरोइड, एस फॉर स्टीरोइड। तो ये स्टीरोइड व वसा, वह वसा का संश्लेषण करना इसका कार्य है। स्टीरोइड और वसा का संश्लेषण करना। तो ये चीज ध्यान रखना, दो प्रकार की ईआर होती है। अंतःप्रदवी जालिका दो टाइप की है ईआर, एक आरईआर और एक एसईआर। आर फोर होता है रफ यानी कि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, एस फोर स्मूथ चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। यहां आर है, आर फोर राइबोसोम, तो राइबोसोम है, वहां नहीं है। जहां राइबोसोम होगा वहां पर प्रोटीन संश्लेषण होगा। स्टीरॉइड क्या होता है? स्टीरॉइड भी एक वसा ही है, भोजन के स्रोत में हमने पढ़ा भी है शिवम भाई। स्टीरॉइड भी एक वसा है। संश्लेषण का मतलब होता है सचिन सिंथेसिस करना, संश्लेषण का मतलब सिंथेसिस, ठीक है। तो ये ईआर है। चलो इसके बाद आगे पढ़ते हैं, गोल्जी काय, लाइसोसोम और राइबोसोम, ये तीन तो पढ़ ही लेते हैं। चलें आगे, गोल्जी काय, ये तो ईआर हो गई। अब आते हैं अगले कोशिकांग पर जिसका नाम होगा गोल्जी काय। गोल्जी काय को शॉर्ट में बोलते हैं जीबी। और जीबी का मतलब क्या होता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। सबसे पहला सवाल कि गोल्जी काय जो है इसकी खोज किसने की? इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी कैमेलियो गोल्जी ने।
गोल्जी ने किसमें की थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। भाई उल्लू की तंत्रिका कोशिका मतलब उल्लू की जो न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका को बोलते हैं न्यूरॉन। तो गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी एक ही है, इसकी खोज कैमिलियो गोल्जिस के नाम से संबंधित थे। ठीक है, तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन में, ये ध्यान रखना है, इसकी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका में खोजा था। इसको किस नाम से जानते हैं? बस 2-3 सवाल ही बनते हैं इसके गोल्जी काय के, और कोई खास है नहीं। इसको किस दूसरे नाम से जानते हैं? इसका पहला नाम, इसको यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंधक। यातायात प्रबंधक ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। जीबी का मतलब क्या है? जीबी का मतलब ये ना, गोल्जी बॉडी। दूसरा है जालिका या लाइपोकॉन्ड्रियन, एक नाम और भी है, जालिका या लाइपोकॉन्ड्रियन। लाइपोकॉन्ड्रियन के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर ये ट्रैफिक पुलिस वाला ज्यादा आता है। इसके कार्य क्या क्या? बस 3 ही सवाल बनते हैं भाई गोल्जी काय के, और कोई सवाल ही नहीं है, बस 3 सवाल आपको ध्यान रखना है। खोज किसने की थी, किस नाम से जानते हैं, और काम क्या है इसका। बस पहला काम, लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम का क्या करना जी? निर्माण करना। लाइसोसोम हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। एक कोशिकांग है लाइसोसोम, ये भी एक झिल्ली वाला कोशिकांग है। कौन? लाइसोसोम, इसका निर्माण करता है। दूसरा, अणुओं को बांधना, बांधने का मतलब पैकेजिंग का काम करता है। अणुओं की पैकेजिंग करना या अणुओं को बांधने का काम करता है। तीसरा, वसा और प्रोटीन को स्टोर भी करता है। प्रोटीन व वसा का संचय करना, वसा का संचय करना मतलब स्टोरेज करना। और एक जनन तंत्र में भी बताया था मैंने, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना। एक्रोसोम का निर्माण करना। भाई शुक्राणु का एक्रोसोम क्या होता है? देखो शुक्राणु की आप जनन तंत्र में बताया था, शुक्राणु होता है ऐसे रॉकेट के जैसा। इसका जो आगे ये नुकीला भाग दिख रहा है ना, ये तीखे वाला भाग, इसको बोला जाता है, नुकीले वाले को, एक्रोसोम। जो अंडाणु की दीवार को तोड़कर शुक्राणु का केंद्र उसके अंदर छोड़ेगा। आत्मघाती थैली तो आगे आएगा। तो ये एक्रोसोम है ना, आगे शुक्राणु का आगे नुकीला भाग है, उसको बनाने का काम भी गोल्जी बॉडी करता है। बस गोल्जी काय में, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलें आगे। अब हम लाइसोसोम की बात करेंगे, फिर रिक्तिका की बात करेंगे। चलो गोल्जी काय के बाद अगला लेते हैं,
लाइसोसोम। सबसे पहले वही कॉमन सवाल, लाइसोसोम की खोज और नाम किसने दिया है? इसकी खोज और नाम किसने दिया? जिसने खोज की थी उसी ने नाम दिया था। तो खोज और नाम देने वाले में नाम आता है डी ड्यू ने। डी ड्यू नाम के वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी, किसमें? यकृत की कोशिका में की थी। यकृत की जो कोशिका है, सेल है, उसके अंदर खोजा था इसको। मतलब लीवर की जो सेल है उसके अंदर। पुरुष का मुख्य जनन अंग शुक्राणु नहीं है सचिन बेसरा, कौन सी दुनिया में हो। पुरुष का मुख्य जनन अंग तो वृषण है। पुरुष का नर जननांग पूछे तो वृषण, नर युग्मक पूछे तो शुक्राणु, मेल गैमेट है शुक्राणु। इसका निर्माण कौन करता है जी? अगर पूछे इसका निर्माण कौन करता है लाइसोसोम का, तो इसका निर्माण दो दूसरे कोशिकांग मिलकर करते हैं, जीबी प्लस ईआर। जीबी का मतलब तो आपको पता है, अभी बताया था, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। ईआर का मतलब है अंतः प्रदवी जालिका। अंतः प्रदवी जालिका है, यह आपको ध्यान रखना है। ओके, गोल्जी काय और अंतः प्रदवी जालिका। इसके अलावा दोस्तों लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जो होता है इसमें 50 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। या अपन यू कह सकते हैं हाइड्रेलेज पाचक एंजाइम, हाइड्रेलेज पाचक एंजाइम। इसमें 50 प्रकार के हाइड्रेलेज पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब कितने टाइप के? 50। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अंतःपृथ्वी जालिका तो नाम है भाई, जालिका के रूप में दिखता है इसलिए बोलते हैं इसको। अब देखो इसके कार्य क्या क्या है, और कार्य के आधार पर ही इसके दूसरे नाम पढ़ेंगे। कार्य के आधार पर दूसरे नाम पढ़ेंगे। पहला काम, लाइसोसोम का पहला काम क्या है? पहला काम है अंतःकोशिकीय पाचन करना। अंतःकोशिकीय पाचन करना मतलब अगर कोशिका के अंदर कोई अनावश्यक पदार्थ आ गया तो उसको ये पचा देंगे मनीष बिहारी बाबू, है ना, मनीष बिहारी बाबू, ये ध्यान रखना है। अंतःकोशिकी का मतलब अंदर कोई अनावश्यक आ गया तो उसको पचा देगा ये, क्योंकि इसके पास 50 टाइप के एंजाइम है। नंबर 2, कोशिका विभाजन में सहायक है। जब सेल डिवीजन होगा तो उस कोशिका विभाजन में सहायक होता है ये, कोशिका विभाजन में सहायक है। तीसरा, निषेचन में सहायक है। दोस्तों निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन, जनन में पड़ गया है शुक्राणु और अंडाणु, तो ये अंतःकोशिकीय पाचन करना, कोशिका विभाजन में सहायक, निषेचन में सहायक। अब देखो इसके काम के आधार पर इसके कई अन्य नाम भी हैं। इसका पहला नाम, इसका पहला नाम है कोशिका का बॉडीगार्ड। दूसरा, कोशिका की आत्मघाती थैली, या इसको सुसाइड बेग कहा जाता है। भाई जब कोशिका का जीवन चक्र पूरा होता है तो ये पूरी कोशिका को पचाकर खुद भी नष्ट हो जाता है, इसलिए आत्मघाती थैली। इसको कोशिका का परमाणु बम भी कहा जाता है, कोशिका का परमाणु बम, या इसको एटम बम कह सकते हो आप, एटम बम बोलते हैं, क्योंकि ये फटता है ना तो बम की तरह फटता है और सब पूरी कोशिका को लेके पड़ता है। तो ये लाइसोसोम के बारे में ये विशेष जानकारी है। चलिए इसके बाद एक और ले लेते हैं, लास्ट टाइम हो रहा है, रिक्तिका वैक्यूल्स की बात कर लेते हैं। रिक्तिका, इसको इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। रिक्तिका या वैक्यूल्स, रिक्तिका की अगर हम बात करें, इसकी खोज किसने की? रिक्तिका की खोज की थी डुजार्डिन ने। कौन थे? डुजार्डिन। तो डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी। रिक्तिका क्या है दोस्तों? रिक्तिका भी एक झिल्ली वाला कोशिकांग है, ये भी एक झिल्ली से ढका है। ये भी एक दोस्तों सेल ऑर्गन ही होता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, तो ये एक झिल्ली से ढका हुआ है, तो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन वाला है। लेकिन दोनों की कंडीशन अलग अलग है। कंडीशन कैसे?
देखो, पादप कोशिका में अलग टाइप से पाया जाता है वैक्यूल्स। रिक्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स। और जंतु कोशिका में अलग टाइप का पाया जाता है। देखो, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़े आकार की बीच में पाई जाती है, बड़े आकार की मध्य में है। लेकिन इसमें जंतु में छोटे आकार की कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य का मतलब साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा अब आ जाओ मेन मुद्दे पे वापस। इसका काम क्या है जी? रिक्तिका का कार्य क्या है? तो रिक्तिका का कार्य वैक्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में। खाद्य पदार्थ का संचय करना, जो भी भोजन है एक्स्ट्रा, खाद्य पदार्थों का संचय मतलब स्टोरेज करना। मान लो जो भी पादप हो चाहे जंतु हो, उसकी कोशिका में अगर एक्स्ट्रा पड़ा है कोई भोजन का स्रोत, तो उसको स्टोरेज करने का काम रिक्तिका का है। इसके अलावा कोई अपशिष्ट पदार्थ पड़ा है अनावश्यक रूप से, तो उस उत्सर्जी पदार्थ का भी संचय करता है। ये का संचय करना, ये ध्यान रखना है। ये इसके दो कार्य हैं। लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी होती है भाई। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि रिक्तिका, ध्यान रखना, इसकी कोशिका पर पाई जाने वाली झिल्ली, टोनोप्लास्ट है। क्या है? टोनोप्लास्ट झिल्ली है। अब आपको ये पूछ ले कि टोनोप्लास्ट झिल्ली किस में पाई जाती है, तो रिक्तिका में। और इसी टोनोप्लास्ट झिल्ली के अंदर कोशिका रस पाया जाता है। रस पाया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि रिक्तिका के अंदर पाई जाने वाली झिल्ली का क्या नाम है, तो उसका नाम टोनोप्लास्ट है। और इसी टोनोप्लास्ट में कोशिका रस पाया जाता है, ध्यान रखना है। ओके, तो कल दोस्तों ये टॉपिक कर देंगे हम कंप्लीट। और फिर सैटरडे को कोशिका विभाजन, वो एक क्लास का चैप्टर है, तो सैटरडे को कंप्लीट कर देंगे। और इस बार संडे को हम लेंगे क्लास, तो उसके अंदर हम केमिस्ट्री के 2 बड़े चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसकी लास्ट क्लास के साथ। कोशिका कल कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।